बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ की बदकिस्मती ये है कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो मुल्क में आइन की कस्टोडियन कहलाती है, इस अदालत के कुछ जजेस मुल्क को ज़ाती ख्वाहिशात के घाट पर ले आए हैं और किसी भी वक्त आइन की रूह को ज़िबा करके ज़ाती ओहदे हासिल कर लिए जाएंगे, चाहे उसके लिए मुल्क का कुछ भी ना बचे। तवक्को के ऐन मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को मलिया मेट करते हुए मनपसंद बेंच तश्कील देकर 63 नज़रसानी केस की समाअत ज़बरदस्ती शुरू कर दी। हालांकि बेंच की तश्कील पर पहले सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह ने ख़त लिख कर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ख़बरदार किया था कि वो तरमीमी ऑर्डीनेंस के ज़रिए बेंच बनाकर आइन से खेलवाड़ कर रहे हैं, मगर काजी साहब के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगी थी। और इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस के गैर आइनी खेल को एक के बाद एक ख़त लिखकर बेनकाब कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि वो केस सुनने या बेंच में बैठने से माजरत नहीं कर रहे। इस सब के बावजूद आज फिर सुबह प्रोसीजर कमेटी का गैर आइनी इजलास बुला के जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को बेंच में शामिल करके केस की समाअत धक्के से शुरू कर दी गई। और केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने चीफ जस्टिस की तवज्जो उनके गैर आइनी इक़दामात की जानिब मबज़ूल करवाई और बेंच की तश्कील पर सवालात उठाए। तो चीफ जस्टिस ने नहायत आमराना और तहक्कुमाना मुतकब्बिराना अंदाज में उन्हें चुप करवा दिया और उनकी बात भी सुनने से इनकार कर दिया। आज की समाअत के दौरान साफ लग रहा था कि चीफ जस्टिस बहुत जल्दी में है और अपने रिमार्क्स में उन्होंने तो आलमोस्ट फैसला ही सुना दिया। चीफ जस्टिस साहब ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल कर ला रहे थे कि वकील सफाई भी परेशान हो रहे थे कि ये बात तो मेरे ज़हन में नहीं आई जो जज साहब बताते जा रहे हैं मेरे बेहाफ पे। काजी साहब इतनी जल्दबाजी में थे कि लगता था, मतलब मुझे, और मैं बात को यही रोक के नाज़रीन उनकी दलील की तरफ भी बात कर लेते हैं कि काजी साहब ने जो दलाइल देने की कोशिश कर रहे थे तो वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर विराजमान, लेकिन वो दलाइल दे रहे थे और दलाइल वो इतने बूदे किस्म के दे रहे थे, वही घिसी पिटी दो दलीलें जो इस वक्त जब ये लोटाक्रेसी के ख़ात्मे का बिल मंजूर हुआ था उस वक्त भी ये दलीलें दी जाती थी कि जी इस तरह जो पार्टी कायद की आमरीत कायम हो जाएगी और दूसरा ये कि इख्तलाफ राय की गुंजाइश मौजूद नहीं रहेगी। काजी साहब इतनी जल्दबाजी में थे कि वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे आज ही वो फैसला कर देंगे, लेकिन फिर इमरान खान के वकील अली ज़फ़र ने एक ऐसा नुक्ता उठा दिया कि आज फैसला सुनाना काजी साहब के लिए किसी तौर भी मुमकिन नहीं रहा। अली ज़फ़र साहब ने अदालत को बताया कि नज़रसानी की दरख्वास्त इसलिए भी काबिल समाअत नहीं क्योंकि ये मुकर्ररा तारीख़ से 3 रोज़ बाद दायर की गई और इस नुक्ते पर काजी साहब फिर कुछ परेशान हुए और उन्होंने मुखालिफ वकील से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने ताख़ीर से दायर होने की तस्दीक तो मतलब की, मगर जवाज़ भी साथ बता दिया। उन्हें कहा कि जी उन्हें तफसीली फ़ैसला ताख़ीर से मिला है। वाह क्या जवाज़ था। और चीफ जस्टिस ने इस मामले की वजाहत के लिए रजिस्ट्रार को हुक्म दिया कि वो इस बारे में कल अदालत को आगाह करें। उम्मीद है कि वो कल काजी की हस्ब मंशा रिपोर्ट देंगे और कल इस केस का फ़ैसला आ जाएगा और बेंच की तश्कील से बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़ैसला 5-0 की अक्सरियत से काजी साहब की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक आएगा। अच्छा जी, एक तरफ तो काजी साहब अपने चंद साथी जजेस के साथ मिल के जो भी आइन के साथ कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ये सब कुछ देखते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अक्सरियती जजेस महज खामोश तमाशाई बने रहेंगे या कोई मज़ाहमत करेंगे। इस बारे में नाजरीन एक ख़बर सुन लें। मतलब हद दर्जा बावसूख ज़राए का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम अक्सरियती जजेस जिनकी तादाद 11 बताई जा रही है वो अलग अलग या मुश्तरका ख़त लिख कर फुल कोर्ट मीटिंग का मुतालबा कर सकते हैं। अगर काजी साहब ने मीटिंग ना बुलाई तो जस्टिस मंसूर शाह के पास ये इख्तियार है कि वो मीटिंग बुलाकर सदारती ऑर्डिनेंस को फुल कोर्ट की मदद से इंतज़ामी साइड पर कलअदम करार दे सकते हैं। देखें ये सब कुछ कैसे होता है, मगर ज़राए का ये कहना है कि ये वाक़या किसी वक्त भी रूनुमा हो सकता है। और एक सोशल मीडिया पर चलने वाले मैसेज के मुताबिक सवाल उठाया गया है कि क्या मंसूर अली शाह फुल कोर्ट इजलास बुला सकते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये असूल है कि अगर जजेस की आधी से ज़्यादा तादाद एक तरफ हो और चीफ जस्टिस अक़लियत की तरफ हो तो सुप्रीम कोर्ट अक़लियती तरफ नहीं बल्कि अक्सरियती तरफ कहलाएगी
और अक्सरियती तरफ सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर इख्तियारात एज्यूम कर सकती है, जो अक्सरियती साइड होगी। माजी में ऐसा हो चुका है, जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस थे, लेकिन दो धड़े बन गए, सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत दूसरी तरफ हो गई, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट मुतसव्विर हुई उस वक्त, और जस्टिस सज्जाद अली शाह को घर जाना पड़ा। वो रिटायर्ड नहीं हुए थे, ना ही उन्हें कोई रेफरेंस उनके खिलाफ दायर हुआ था, बल्कि इसी सूरत हाल की वजह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। ये 1997 की बात है, तब 10 जजेस ने अदम एतमाद किया था उन पे। आज 13 जजेस की अक्सरियत एक तरफ है और दूसरी तरफ 5 जजेस, अक्सरियत 2/3 हो चुकी है। चीफ जस्टिस एब्सोल्यूट अक़लियत में चले गए, लिहाजा अगर वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देते, फुल कोर्ट नहीं बुलाते, तो सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस मुतसव्वर होंगे और ये इख्तियार उनके पास आ जाएगा कि और माजी में ऐसा हो चुका है। एक तरफ काजी साहब जो है वो मनपसंद अदालत लगाकर फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार कर रहे हैं। मुझे डर ये लग रहा है कि जूं वो इस रास्ते पे गामजन है, जितनी दीदा दिलेरी के साथ चीफ जस्टिस साहब इस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो डर लग रहा है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो अपने नाना और वालदा की विरासत को आग की तीली दिखा रहे हैं। जगह कौन सी है? बलूचिस्तान बार कौंसिल। बलूचिस्तान यानी वकला से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो बाकायदा धमकियाँ देने पर उतर आए। धमकियाँ दे रहे थे कि जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत और वकालत छोड़ दे। बिलावल ने कहा कि वो पार्लियामेंट के रुकन को ग़ुलाम नहीं बनाना चाहते। अस्तगफिरुल्लाह, क्या क्या पापड़ बेले थे आपने लोटाक्रेसी की शिक को आइन में शामिल करने के लिए उस वक्त। गोया यानी वो खुलेआम इंतहाई दीदा दिलेरी के साथ, बल्कि इंतहाई बेशर्मी के साथ लोटाक्रेसी की हिमायत कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान कितना बदकिस्मत मुल्क है, जहाँ अशराफिया सारी की सारी, जिसमें आला अदलिया के जजेस भी शामिल हैं, वो खुले बंदों ज़मीर फरोशी की हिमायत ही नहीं बल्कि उसके लिए जवाज़ भी तराश रहे हैं। मुल्क आइनी बुरान का शिकार तो है ही, ये नाम नहाद रहनुमा जो है ये इखलाकी बुरान में भी इस मुल्क को धकेलना चाहते हैं। ये मैच के दौरान खुद को हारता हुआ देखकर मैच के रूल्स बदल देना चाहते हैं। मतलब दूसरे लफ्जों में कहूं तो ये गोबर पर चांदी के वर्क लगाकर उसे केक नहीं कह ही नहीं रहे, बल्कि कौम को खिलाने पर भी तुले हुए। और मैं पहले भी कई बार नाज़रीन अर्ज कर चुका हूं कि हमारे मुल्क का मसला आईनी से कहीं ज्यादा इखलाकी है। जो लोग आज ज़मीर फरोशी की हिमायत कर रहे हैं, मतलब मैं क्या कहूं कि देख लीजिएगा कि कल यही लोग अपने किसी मामूली से फायदे के लिए जिस्म फरोशी की भी वकालत करते हुए नजर आएंगे। हमारी ये हारी हुई अशराफिया इन्हीं की औलादें हैं जो माजी में अपनी कौम से गद्दारी करके फातहीन के दरबारों में कसीदा खानी करते रहे। आज काजी साहब ने कौम को साल का बेहतरीन लतीफ़ा भी सुना दिया समाअत के दौरान कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं होते। काजी साहब, आपने ये जुमला कहते हुए अपनी हंसी को कैसे कंट्रोल किया था ये मुझे बता दें बस कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं होते। पूरी कौम एतराज़ ही ये कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अब ही तो बंद दरवाज़ों के पीछे हो रहे हैं। हजूर वाला, मुल्क के नाज़रीन दूसरी तरफ सियासी मामला जो है वो तेज़ी से तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत सब कुछ मलिया मेट करके आइनी तरमीम करवाना चाहती है और हुकूमत की इस ख्वाहिश को सबसे बड़ी जो हमायत हासिल है वो ऑब्वियसली काजी साहब की है, जिन्होंने इस वक्त आइनी तरमीम के लिए अपने इदारे की चूल्हे तक हिला के रख दी है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने आमरीत के दौरान भी अपने इदारे को इतना बेतौकीर नहीं किया जितना काजी साहब अपने इस इदारे को कर चुके हैं। और इस सारी सूरत हाल का जेल में बैठा कैदी नंबर 804 बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा। खान ने जेल में बैठकर हुकूमत के हर वार का तोड़ करने की कोशिश की है और कामयाब कोशिश की है। यही वजह है कि इमरान खान ने अपनी जमात के कायदीन को हुक्म दिया है कि वो फैसला कुन लड़ाई के लिए तैयार न सिर्फ हो जाए बल्कि अब सड़कों पर आ जाए। पिंडी के एहतजाज ने जहां हुकूमत के औसान ख़ता किए हुए कर दिए हैं, वहीं बिल्कुल ऐन एहतजाज के अरूज पर जब पुलिस थक कर निढाल हो चुकी थी, उस वक्त एहतजाज ख़त्म करने पर इमरान खान अपने पार्टी कायदीन पर शदीद बरहम है।
खान ने साफ साफ और बिल्कुल दो टोक अंदाज में पार्टी कायदीन पर वाज़े कर दिया है कि जो जेल जाने से डरता है वो हमारी पार्टी से अलग हो जाए। और इमरान खान ने कहा है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो सिर्फ खुद, वो ना सिर्फ जेल में बंद है बल्कि कैद तन्हाई में है, और फिर भी ये सब जुल्म उन्हें तोड़ नहीं सका। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी ये वही कप्तान है जिसका ये असूल होता था क्रिकेट में भी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि वो खुद बेहतरीन खिलाड़ी बन के साबित करता था कि कप्तान को ऐसा होना चाहिए। आज भी इमरान खान वही करके दिखा रहा है, इसलिए कोई भी जेल जाने से ना डरे। खान का ये कहना है, खान ने हिदायत की है कि 2 अक्टूबर यानी कल मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज किया जाए, और 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पे हर सूरत में एहतजाज किया जाए, चाहे वहाँ पहुँचने के लिए 2 दिन लग जाए। फिर 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज किया जाए। मीनार पाकिस्तान की पहुँचने की जो कॉल है, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था, वो बहुत क्रूशल है। ये सब कुछ खान साहब इन दिनों में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि जितनी जल्दबाजी में इस वक्त काजी साहब है, और उतनी ही जल्दबाजी में इस वक्त इमरान खान भी हैं, ताकि इस आइनी तरमीम को रोका जा सके। और मेरा ख़्याल है कि अगर 12 तारीख़ तक, जब वो शंघाई कोऑपरेशन इजलास होना है यहाँ पे इस्लामाबाद में, अगर उस वक्त तक तहरीक इंसाफ मुल्क में इसी तरह का हल्ला गुल्ला करती रही, तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत के लिए आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। वो हुकूमत के, क्योंकि आप ज़हन में रखें कि चीन ही वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव डाल रहा है कि अगर आप कुछ चाहते हैं हमसे मदद लेना, या मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन करना चाहते हैं, तो मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार ना करें, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। तो जब चीनियों का इजलास हो रहा होगा, तो उस वक्त अगर मामूली सी भी कहीं पे शोरश हो रही होगी, तो वो, मेरा मतलब है कि हुकूमत की फिर टांगें कांपने से कोई नहीं रोक सकेगा, और एक ही हल रह जाएगा जो हुकूमत के पास है। अच्छा, इमरान खान की इस हिदायत के बाद गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया, जिसमें इमरान खान के अहकामात पर तफसीली बहस हुई। और ज़राए का ये कहना है कि कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान के हुक्म के मुताबिक एहतजाज पर बाज़ रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और इन रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि 3-4 रोज़ में इतने शहरों में इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज कैसे हो सकता है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में डी चौक का एहतजाज कैसे मुमकिन है, जिस पर कोर कमेटी में मौजूद शहबाज गिल ने तवील गुफ्तगू की, और उनका कहना यह था कि आपके पास सिर्फ 10 दिन है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इन 10 दिनों में हुकूमत आइनी तरमीम कराना चाहती है। अगर इस दौरान भरपूर एहतजाज करके आपने अपना मकसद हासिल ना किया, तो फिर इसके बाद आप जो मर्ज़ी करते रहे, कुछ हासिल वसूल होने वाला नहीं है। इसके बाद सलमान अकरम राजा बोले कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक एहतजाज के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मुझे ये बात कहने दें कि सलमान अकरम राजा साहब ने अपने आप को एक बेहतरीन वकील के बाद एक बेहतरीन सियासतदान भी साबित कर दिया, जो सही इमरान खान की लेगेसी को उन्हीं मायनों में लेके आगे चलने वाला बंदा बन के सामने आया है, जिस तरह किसी दौर में ये उम्मीद जो है असद उमर से वाबस्ता की गई थी। तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो बेहतरीन सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल इमरान खान के विजन के मुताबिक। यानी एक तरफ वो दलील से भी बात करते हैं, दूसरी तरफ वो पूरी जुर्रत गुफ्तार भी रखते हैं, और अमली तौर पर भी मैदान में सख्तियां बर्दाश्त करने के आदी हो चुके हैं। अच्छा, कोर कमेटी में बताया गया कि मियाँ वाली इमरान खान का घर है, वहाँ एहतजाज की कामयाबी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ना, वहाँ पे एहतजाज के लिए शहर के अंदर से इतने लोग आ जाएंगे कि पुलिस से संभालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और फैसलाबाद में भी तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया हुआ है, वहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो एहतजाज के लिए निकल आएगी। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए केपी से कारकुन आएंगे, और उनके साथ इस्लामाबाद के मकामी लोग भी निकलेंगे, तो एहतजाज की कामयाबी यकीनी है। ख़ास तौर पर पिंडी के एहतजाज के बाद मकामी कारकुन जो है वो बहुत चार्ज्ड है,
और इसके बाद लाहौर का एहतजाज हुकूमत को बड़ी मुश्किल में मुब्तला कर देगा। इतने शहरों में बेवक वक्त जो एहतजाज होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत मुख्तलिफ अजला से पुलिस को निकाल कर किसी एक शहर में नहीं भेज सकेगी। और एहतजाज के इस ऐलान से हुकूमत इतना घबराई हुई है कि उसने मियाँ वाली में एक हफ़्ते के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। दफ़ा 144 तो उनके लिए कोई चूरन की पुड़िया है जो वो फ़ौरन निकाल के हर मरीज़ को दे देते हैं, ठा करती। और अब अदालतें भी उसको मेरा ख्याल शायद इस काबिल नहीं समझती कि दफ़ा 144 के नफाज के ख़िलाफ़ जो अपील आई है उसकी समाअत ही कर लें। अच्छा, दूसरे घबराई हुई हुकूमत ने मियाँ वाली में रेंजर्स की 2 कंपनियाँ भी तलब कर ली हैं। फैसलाबाद में भी दफ़ा 144 है, पूरे मुल्क में दफ़ा 144 है। अच्छा नाज़रीन, अब देखें कि हुकूमत 63 नज़रसानी केस का फ़ैसला आने से पहले लोटा क्रेसी के लिए मुतहरिक हो गई है, ताकि जो इस बिल के नतीजे में जो सामने आएगा उसके बाद जो असल काम करना है उसकी भी तो तैयारी की जाए ना। अब हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के 5 अरकान कौमी असम्बली, जो 5 अरकान कौमी असम्बली है वो उनके साथ राब्ते में है और वक्त पड़ने पे वो आइनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। इन अरकान में 3 अरकान ऐसे हैं जिनके बारे में अब कदरे वसूख के साथ ये कहा जा सकता है कि वो PTI की क़यादत के कंट्रोल से बाहर है। उनमें साहिवाल के चौधरी उस्मान, ज़िला बहावलनगर से जहांज़ेब खिच्ची और मुल्तान से ज़हूर कुरैशी हैं। सोशल मीडिया पे खबर गर्म है कि PTI के MNAs ने करोड़ों रुपए के एवज़ अपने ज़मीर का सौदा किया है। ये वही नाजरीन लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक पे हलफ दिया था, इनकी वीडियोस मौजूद हैं। कुरान पाक पे हाथ रख के ये लोगों ने कोई इफेंट बट नहीं लगाया था, इन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि किसी भी सूरत में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, कानून साजी में इमरान खान का साथ देंगे, वोट के वक्त इमरान खान का साथ देंगे। ये अब अजीबो गरीब सूरत हाल है कि कुरान पाक पे हाथ रखने की वीडियोस मौजूद हैं। ये किस तरह से इसी माशरे के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, इस माशरे के अंदर किस चेहरे से अपने घर से बाहर, बल्कि अपने घर से बाहर को गोली मारे, अपने घर में अपने बीवी बच्चों को अपना मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। अभी चौधरी उस्मान के चचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खबर दी है कि उनका भतीजा अब ख़ानदान के भी कंट्रोल में नहीं, अब यही कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने अपने भतीजे के कौलो फेल से ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार दे दिया। ये वही चौधरी उस्मान है जिन्होंने इलेक्शन से पहले हलफ दिया था कुरान पाक पे कि वो कामयाबी के बाद इमरान खान से वफ़ादार रहेंगे, और उनकी वीडियो सबसे ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। 2 अरकान ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, ताहम अभी भी उनके बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता कि वो आइनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे या नहीं। उनमें एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन है और दूसरे रियाज फतेहाना है। रियाज फतेहाना मुल्क से बाहर हैं, जिनके बारे में मिक्स किस्म के सिग्नल मिल रहे हैं। PTI की आदत का ख्याल है कि वो मुल्क से बाहर ही रहेंगे और तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे, जबकि हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो रियाज फतेहाना को बुला लेंगे। और ब्रिगेडियर घुम्मन की जो फैमिली है वो तहरीक इंसाफ को मुसलसल यकीन दहानी करा रही है कि वो पार्टी की मर्ज़ी के बगैर कहीं वोट नहीं देंगे। फिर वही बात है, फैमिलीज़ नाज़रीन, फैमिलीज़ का बड़ा दबाव है। अलबत्ता ख़ुद असलम घुम्मन का किरदार जो है वो काफ़ी हद तक मशकूक हो चुका है। बहरहाल एक बात तो तय है कि इस मौके पर तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा पार्टी से गद्दारी करेगा वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी आइंदा कई नस्लों तक अपने ख़ानदान की सियासत को भी तबाह कर देगा और उनका जीना भी दोबर कर देगा। नाज़रीन, इस मौके पे मैं समझता हूँ कि PTI का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ज़मीर फ़रोश अपने अरकान असम्बली को उनका नातका बंद करें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बदतमीज़ी करें, हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए इन लोगों को बेनकाब ज़रूर करें जिस हद तक आप कर सकते हैं। ये PTI की क़यादत का, PTI के सोशल मीडिया वॉरियर्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो इतना दबाव डालें, सोशल मीडिया के ज़रिए इतना दबाव डालें कि ये लोग अपना ज़मीर बेचने से पहले आखिरी लम्हे पे भी सोचें ज़रूर कि वो अपनी अगली नस्लें तबाह करने जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी खबर और सुन लें कि पाकिस्तान ने जिस 11% सूद पर लंदन के बैंक से $60 करोड़ कर्ज़ा लिया है ताकि IMF की शराइत पूरी कर सकें, क्योंकि आपके पास ख़ुद के पास पैसे शो करने के लिए मौजूद होने चाहिए थे। अब IMF से कर्ज़ की पहली किस्त मिलते ही
अय्याशियाँ और अशराफिया को नवाजने का सिलसिला शुरू हो गया। एक तो गुज़िश्ता रोज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अपने साहबजादे सुलेमान शहबाज की वाजबात क्लियर किए गए हैं सबसे पहले। अब एक और ख़बर ये आई है कि वज़ारा के लिए ख़रीदी गई 25 गाड़ियाँ जो है वो लग्जरी गाड़ियाँ वो पहुंच गई हैं वतन अजीज़ में और कैबिनेट डिवीज़न की बेसमेंट में खड़ी हैं। वहाँ 8 गार्ड खड़े किए गए कि ताकि कोई तस्वीर भी ना इनकी खींच ले। और यही नहीं, अरकान पार्लियामेंट में तरक्याती स्कीमों के नाम पे 75 अरब रुपया तकसीम किया जा रहा है। किफ़ायत शारी को फ़रोग़ देने के दावेदार हुकूमत के अखराजात में 25% इजाफा हो चुका और सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात बढ़े हैं। यार थोड़ी सी तो शर्म कर लेते, थोड़ी सी करते हुए मैंने कल भी अर्ज़ किया ना कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी बना लें कि हम मुसीबत में हैं। ना मुसीबत में हो, आप अय्याशियाँ करें, लेकिन अय्याशियाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो ज़ाहिर ना हो। अच्छा, दूसरी आलमी सतह पर तेल की फ़ी बैरल कीमतों में 50% तक कमी आ चुकी है, 50% तक। मगर ये हुकूमत 1-2 रुपए से ज़्यादा आम आदमी को रिलीफ देने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, जब हुकूमतें फार्म 47 पे बनेंगी तो फिर ऐसा ही होगा। और नाज़रीन, आखिर में एक ख़बर भी सुन लें कि हाल ही में एक अहम तरीन ओहदे से सुबकदोश होने वाले जनरल साहब जो हैं, अब किसी एक मुल्क में, 4 बड़े मुल्कों में से एक मुल्क में सफ़ीर बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ज़राए का कहना ये है कि उनकी नज़र सबसे पहले अमेरिका में सफ़ीर बनने पर थी और हम गालिबन पहले भी ये ख़बर आपको दे चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से गालिबन इस बात पे इनकार आ चुका था। और उनका कहना यह है कि अगर यहाँ मौका ना मिले तो फिर वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ारत हासिल करना चाहते हैं। और अगर इन दो मुल्कों में भी मुमकिन ना हो सके तो फिर उनकी ख्वाहिश ये है कि उन्हें यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का सफ़ीर बना के ब्रसल्स में भेज दिया जाए। यानी कि मौसूफ़ हर सूरत में सफ़ीर बनना चाहते हैं। अब देखें कि उनकी दाल गलती है या नहीं, बहरहाल कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात, इस ज़माने का बड़ा कैसे बनूं, इस ज़माने का बड़ा कैसे बनूं, इतना छोटापन मेरे बस का नहीं। ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों के लहजे में बात करता है। ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फ़ैसला उतरता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर उतरता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।